प्यारे बच्चों, आज हम तीसरा अध्याय सामाजिक इतिहास महाभारत के संदर्भ से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको इसकी मुख्य बातें जो इसमें हमने पढ़ना है वो आपको संक्षेप में बता देती हूँ। फिर उसके बाद हम विस्तार से इसके जितने भी विषय हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें हमने जो चैप्टर का नाम है सामाजिक इतिहास महाभारत के संदर्भ से, मतलब क्या है इसका कि हमने महाभारत के अध्ययन के द्वारा उस समय के समाज के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त की है कि उस समय का समाज किस प्रकार का था, उसके बारे में पढ़ना है। महाभारत जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उसके अध्ययन से हमें उस समय के इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसके बारे में इस पूरे अध्याय में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि महाभारत क्या चीज़ है। महाभारत हमारा धार्मिक ग्रंथ जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसका रचना काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के दौरान का है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी और इसका विषय क्या है? इसका मुख्य विषय दो परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का चित्रण है, जिसमें कौरवों को पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में पांडव विजयी हुए। महाभारत में ही भगवद गीता का वर्णन किया गया है, मतलब कि भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश दिया था और ये इसका एक हिस्सा है। इसमें 800 श्लोक दिए गए हैं। महाभारत की जो मूल कथा है वो संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन बाद में इसे अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया। महाभारत के विभिन्न नामों के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले महाभारत में 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय था। बाद में धीरे धीरे इसमें 24,000 श्लोक हुए, इसका नाम भारत रखा गया और अब इसमें 1,00,000 श्लोक हैं तो इसका नाम महाभारत हो गया। अब श्लोकों की संख्या कैसे बढ़ती गई, इसमें कहा जाता है कि ऋषि मुनि इसमें अपने द्वारा लिखे गए श्लोक सम्मिलित करते जाते थे, जिससे इसके श्लोकों की संख्या बढ़ती गई। जैसे हम कहते हैं ना वेद व्यास जी ने लिखी है, तो कुछ का कहना है कि इसकी रचना अनेक ऋषियों के द्वारा की गई है, अनेक लेखकों के द्वारा की गई है, तो इसलिए पहले इसमें कम श्लोक थे लेकिन बाद में इसमें श्लोक ज़्यादा हो गए, तो इसलिए समय समय पर इसके विभिन्न नाम थे। जैसे 8800 श्लोक थे तब इसका नाम जय था, 24,000 श्लोक थे तब इसका नाम भारत और 1,00,000 श्लोक हैं अब, तो अब इसका नाम महाभारत है। 1919 ईस्वी में संस्कृत के एक महान विद्वान V.S. सुकंथाकर ने अन्य विद्वानों के साथ मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की एक विशाल परियोजना बनाई। 1919 ईस्वी में यह कार्य शुरू किया गया था और 1966 ईस्वी में यह कार्य पूर्ण हुआ। महाभारत के द्वारा हमें प्राचीन काल के भारतीय समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर गहरा वर्णन मिलता है। इसमें हमने उस समय परिवार किस प्रकार के थे उसके बारे में पढ़ना है। परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार का संबंध विवाहित स्त्री और पुरुष से होता है। उस समय अनेक प्रकार के परिवार प्रचलित थे, जिनमें से प्रमुख थे एक विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, रक्त संबंधी परिवार, पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, ग्रामीण परिवार, नगरीय परिवार, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार। ये सब मैं आपको बाद में विस्तार से पढ़ाऊंगी। फिर नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था दो प्रकार की बताई गई है, एक रक्त मूलक नातेदारी और एक विवाह मूलक नातेदारी। जो रक्त से संबंधी होते हैं वो रक्त मूलक नातेदारी और जो विवाह के द्वारा संबंधी बनते हैं वो विवाह मूलक नातेदारी कहलाती है। उसके बाद विवाह के बारे में हमें पता लगता है, इससे विवाह स्त्री और पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। विभिन्न प्रकार के विवाह बताए गए हैं उस समय। एक विवाह, भ्रातृ बहुपति विवाह, गैर भ्रातृ बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। विवाह के प्राचीन प्रकार भी बताए गए हैं। हमारे धर्म ग्रंथ और धर्म शास्त्र जो हैं उनमें
8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से 4 को उत्तम माना गया है और 4 की आलोचना की गई है, उन्हें अच्छा नहीं माना गया है। पहले 4 जो हैं वो उत्तम विवाह की श्रेणी में आते हैं और बाद के 4 जो हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, उनकी आलोचना की गई है। पहले 4 कौन से हैं जो उत्तम श्रेणी में आते हैं? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। और जिनको अच्छा नहीं माना जाता, जिनकी आलोचना की जाती है, वो कौन कौन से? असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसके बाद वर्ण व्यवस्था। समाज में 4 वर्ण थे जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना पड़ता था, और ये वर्ण जो थे वो जन्म पर आधारित थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों को अपने अपने जो कार्य सौंपे गए थे उन कार्यों को करना पड़ता था। फिर उसके बाद उस समाज की एक विशेषता जाति प्रथा। जाति प्रथा का उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन था। जाति ऐसा बड़ा समूह होती है जिसका आधार जन्मजात भिन्नता होती है। अंग्रेजी में इसे कास्ट कहा जाता है, हिंदी में जाति और पुर्तगाली में कास्टा कहा जाता है। कास्टा का अर्थ होता है नस्ल या प्रजाति। जाति की विशेषताएं क्या हैं कि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। प्रत्येक व्यक्ति की जाति उसके जन्म के द्वारा ही निर्धारित हो जाती है। इसमें समाज का खंडात्मक विभाजन किया जाता है। खान पान पर प्रतिबंध होते हैं, जातीय धंधे होते हैं, जाति से जुड़े हुए प्रतिबंध होते हैं, जाति अंतर्विवाही होती है और इसमें निम्न जातियों का शोषण होता है। जाति एक वर्ण समूह है और लोगों को अपनी जाति के प्रति चेतनता होती है। फिर उसके बाद है वर्ग। समाज में उस समय वर्ग भी थे। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक दूसरे को समान समझते हैं। वर्ग की विशेषताएं: स्थिति समूहों का उतार चढ़ाव होता रहता है, ऊंच नीच की भावना, वर्ग चेतना, सीमित सामाजिक संबंध, मुक्त द्वार, और इसमें जन्म का कोई महत्व नहीं होता। जाति और वर्ग में अंतर क्या है? जाति और वर्ग में अंतर है बंद और खुला। जाति बंद और वर्ग खुला समुदाय है। जन्म पर आधारित, जाति अंतर्विवाही है, वर्ग नहीं। व्यवसाय, खान पान पर प्रतिबंध और अस्पृश्यता, छुआछूत। फिर उसके बाद हमने महाभारत की कथा के बारे में पढ़ना है। जो पूरी महाभारत की कथा है उसका सार हमने पढ़ना है, और उसके बाद महाभारत में वर्णित समाज या उस समय के समाज का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। तो अब मैं आपको इस अध्याय के पहले विषय परिवार के बारे में विस्तार से पढ़ाती हूँ, ठीक है। परिवार, जो मैंने आपको बताया था कि साधारण शब्दों में परिवार का संबंध विवाहित स्त्री और पुरुष से है। मनुष्य एक पारिवारिक प्राणी है। वो कहाँ जन्म लेता है? परिवार में ही जन्म लेता है। परिवार ही उसकी प्रथम पाठशाला है। प्रथम पाठशाला क्यों कहा गया है? कि सब चीज़ वो कहाँ सीखता है? अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों से। उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, बोलना, सब कुछ अपने परिवार में ही सीखता है। यहाँ वो अपनी मातृभाषा, सामाजिक विश्वास, व्यवहार के तरीके और आदर्श मूल्य इत्यादि सीखता है। परिवार प्राथमिक सामाजिक संस्था और समाज की मौलिक इकाई है। ये एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य को समाज में पहचान प्रदान करती है। ऐसा बोलते हैं ना समाज में, ये किस परिवार से है, ये उस परिवार से है, ये उस परिवार से है। तो परिवार हमारी समाज में पहचान बनाता है। इसके व्यवहारों को नियमित, निर्देशित और नियंत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार के बिना मानव समाज की कल्पना करना बहुत ही कठिन काम है। अब समाज में विभिन्न प्रकार के परिवार होते हैं। उन परिवारों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, उनका संक्षिप्त वर्णन आपको बताती हूँ। कौन कौन से परिवार होते हैं? सबसे पहला है एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार जिसमें एक पुरुष केवल एक स्त्री से ही विवाह करवाता है, और अधिकांश जो सभ्य समाज होते हैं उसमें एक विवाही परिवार ही पाए जाते हैं। दूसरा है बहुपति विवाही परिवार। ऐसे परिवार कौन से होते हैं? जिसमें एक पुरुष अनेक पत्नियां रखता है या एक स्त्री के अनेक पति होते हैं। बहुपति विवाही परिवार जिसमें एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, एक या दो से अधिक पति होते हैं।
यदि स्त्री के सभी पति आपस में सगे भाई हैं तो इसे भ्रातृ बहुपति विवाह कहते हैं, और यदि वो सगे भाई ना होकर अलग अलग परिवारों से संबंधित हों तो उन्हें अभ्रातृ बहुपति विवाह की संख्या दी जाती है। फिर तीसरा है बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाही परिवार में एक पति की अनेक पत्नियां होती हैं। ज़्यादातर मुस्लिम समाजों में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। ऐसे परिवारों में बहनें या गैर बहनें एक पुरुष की पत्नियां हो सकती हैं। फिर रक्त संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार वो होते हैं जिसमें निकट संबंधियों के बीच में ही विवाह संबंध स्थापित किए जाते हैं, जैसे चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहनों के साथ विवाह किए जाते हैं, उसे रक्त संबंधी परिवार कहते हैं। पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार वो होते हैं जिसमें वंश परंपरा पुरुष के नाम से चलती है। इनमें संपत्ति के ऊपर पुत्रों का अधिकार होता है। बच्चा समाज में अपने पिता के नाम से जाना जाता है, और ज़्यादातर हिंदू समाज में पितृवंशीय परिवार ही पाए जाते हैं। फिर मातृवंशीय परिवार। इस परिवार की मुखिया स्त्री या माता को माना जाता है। इन परिवारों में वंश स्त्री के नाम से चलता है। बच्चों को स्त्री के वंशज के रूप में जाना जाता है, और संपत्ति के ऊपर भी स्त्री का ही अधिकार होता है। फिर है नवस्थानी परिवार। नवस्थानी परिवार वो होते हैं जब स्त्री पुरुष विवाह करने के पश्चात अपने माता पिता का घर छोड़कर नए घर में रहना शुरू कर देते हैं, तो उसे नवस्थानी परिवार के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण परिवार। ग्रामीण परिवार कृषि व्यवसाय पर आधारित होते हैं। इन परिवारों का आकार बड़ा होता है। इनमें परंपरागत आदर्श और नियमों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन परिवारों के व्यक्ति संबंध प्राथमिकता के होते हैं। नगरीय परिवार। नगरीय परिवारों का आकार छोटा होता है। ये परिवार नगरों में पाए जाते हैं। इन परिवार में सदस्यों के बीच व्यक्तिवादिता की भावना पाई जाती है, और ऐसे परिवार मुख्यतः नगरों में ही पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवारों में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन परिवारों में एक समय 3 से 4 पीढ़ियों के लोग रहते हैं, जो सभी एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य अपनी आय को साझा करते हैं, मतलब एक ही जगह इनकी आय एकत्रित होती है। साझे रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिर है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार छोटे परिवार होते हैं। इन परिवारों में सदस्यों की संख्या कम होती है। इन परिवारों में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे उनके साथ रहते हैं। ज़्यादातर नगरों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। तो ये था परिवार और उसके प्रकार, कितने प्रकार के परिवार होते हैं और उनकी विशेषता कि ये परिवार किस किस प्रकार के होते हैं। अगला हमारा है नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था क्या है कि प्रारंभ से ही मनुष्य ने समूहों या झुंडों में रहना आरंभ कर दिया था, ठीक है। और ऐसे समूह नातेदारी व्यवस्था के विकास का पहला चरण था, ठीक है। यहाँ से जो समूह थे या झुंड थे, यहाँ से नातेदारी व्यवस्था शुरू हुई थी। इसके विकास की लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद नातेदारी अब हमारे सामने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुई है। नातेदारी सर्वव्यापी संस्था है। सभी समाजों में इसका स्वरूप, इसकी रीतियाँ, इसमें संबंधों की घनिष्ठता, घनिष्ठ संबंधियों की संख्या में अंतर पाया जाता है। भारतीय समाज में नातेदारी विवाह और रक्त के आधार पर संबंधों की एक बड़ी व्यवस्था है, विशाल व्यवस्था है। पति और पत्नी के सभी संबंधी भी एक दूसरे के संबंधी माने जाते हैं। नातेदारी के अंतर्गत आने वाले सभी संबंध एक समान घनिष्ठ नहीं होते। माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी अधिकतर ज़्यादातर घनिष्ठ संबंधी माने जाते हैं। नातेदारी व्यवस्था संबंधियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है। वंशावली संबंध परिवार के द्वारा विकसित होते हैं। नातेदारी व्यवस्था के प्रकार, अब कितने प्रकार की नातेदारी व्यवस्था होती है आपको पहले बताया था मैंने कि 2 प्रकार की होती है। एक रक्त मूलक नातेदारी होती है और एक विवाह मूलक नातेदारी होती है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि रक्त मूलक नातेदारी। रक्त मूलक नातेदारी वो होती है जिसमें उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो रक्त के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कौन कौन से हैं?
इसमें जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा, ताया, दादा, ये सब एक दूसरे के रक्त संबंधी माने जाते हैं। रक्त संबंध में भी दो मूलाधार होते हैं, एक मातृवंश और एक पितृवंश। माता के वंश के सभी सदस्य व्यक्ति के रक्त संबंधी होते हैं। इसी प्रकार पिता के रिश्तेदार भी आपस में रक्त द्वारा संबंधित होते हैं, जैसे चाचा, ताया, दादा पिता के वंश से और मामा, नाना, नानी माता के वंश से हमारे रक्त संबंधी होते हैं। अब ये रक्त संबंधी भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रेखीय नातेदारी होती है और एक क्षैतिज नातेदारी होती है। ठीक है, समझ आ गया कौन कौन से रक्त मूलक नातेदारी में दो भाग हैं, कौन कौन से? रेखीय नातेदारी और क्षैतिज नातेदारी। अब इसका विस्तार से बताती हूँ, ध्यान से समझना। रेखीय नातेदारी और क्षैतिज नातेदारी। सबसे पहले है रेखीय नातेदारी। रेखीय नातेदारी में संबंधियों के बीच रक्त संबंध एक रेखा के रूप में विकसित होता है। एक रेखा मतलब सीधे सीधे उनसे हमारा रक्त संबंध होता है, जैसे परदादा, दादा, पिता, पुत्र, पौत्र। ये एक लाइन से चल रहे हैं ना, जैसे परदादा का बेटा दादा, दादा का बेटा पिता, पिता का बेटा पुत्र और पुत्र का बेटा पौत्र और पौत्र का बेटा प्रपौत्र। ठीक है, तो ये एक लाइन से चल रहे हैं रक्त संबंध के द्वारा, तो इसे रेखीय नातेदारी के नाम से जाना जाता है। समझ आई? फिर उसके बाद है क्षैतिज नातेदारी। क्षैतिज संबंधी वो होते हैं जिनका सीधा रक्त संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी एक ही पूर्व से संबंधित होने के कारण आपस में रक्त संबंधी होते हैं, जैसे चाचा, ताया, भतीजा, भतीजी इत्यादि। ठीक है, अब जैसे परदादा, दादा, पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एक रेखीय रक्त से संबंधित रेखीय नातेदारी में आते हैं, वैसे ही चाचा, ताया, भतीजा, भतीजी इत्यादि क्षैतिज मतलब सीधे तौर पे नहीं है, तो रक्त संबंधी लेकिन सीधे तौर पे नहीं, क्षैतिज रूप से वो हमारे संबंधी होते हैं, इसलिए क्षैतिज नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। रक्त संबंध काल्पनिक भी होते हैं। एक तो वास्तविक होते हैं ना रक्त संबंधी, जिनसे हमारा रक्त का नाता होता है, लेकिन ऐसे ही रक्त संबंधी काल्पनिक भी होते हैं। जैसे कई जनजातियों में जहाँ पर बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित होती है, वहाँ भाई, जैसे एक स्त्री के कई पति होते हैं, तो कोई भी वो भाई जो हैं उनमें से अगर अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर उसको तीर कमान का संस्कार पूरा करता है, तो वही होने वाली संतान का पिता माना जाता है। और इसी तरह किसी व्यक्ति के द्वारा गोद ली गई संतान भी उसकी अपनी ही संतान मानी जाती है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि पिता और संतान का आपस में जैविक संबंध है, लेकिन इसके द्वारा भी काल्पनिक आधार पर भी वो रक्त संबंधी माने जाते हैं। ठीक है, ये होगी रक्त मूलक नातेदारी। फिर उसके बाद है विवाह मूलक नातेदारी। जो विवाह के आधार पर हमारी नातेदारी बनती है उसे विवाह मूलक नातेदारी कहते हैं। विवाह मूलक नातेदारी दो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के द्वारा स्थापित की जाती है। ठीक है, विषम लिंगी स्त्री और पुरुष, उनका जब विवाह होता है तो उनके विवाह के द्वारा नातेदारी बनती है, वो विवाह मूलक नातेदारी कहलाती है। विवाह के द्वारा पति पत्नी ही विवाह संबंध में नहीं बनते, बल्कि पत्नी के सभी रिश्तेदार पति के लिए और पति के सभी रिश्तेदार पत्नी के लिए विवाह संबंधी होते हैं। इसलिए विवाह द्वारा नातेदारी में लगभग 2 गुना वृद्धि हो जाती है। विवाह मूलक नातेदारी में कौन कौन से नाते बनते हैं, कौन कौन से रिश्ते बनते हैं, जैसे सास, ससुर, जीजा, ननद, साला, साली, बहनोई, बहू, जेठ, देवर इत्यादि, ये सब विवाह मूलक नातेदारी में आते हैं। ठीक है, आगे समझ नातेदारी, रक्त मूलक नातेदारी और विवाह मूलक नातेदारी। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सा हमारा विषय है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिकता अभी आपको बताई थी कि पितृवंशिकता से अभिप्राय वो वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। पितृवंशिकता परंपरा महाभारत से भी पहले प्रचलित थी, लेकिन महाभारत ने इस आदर्श को अधिक सुदृढ़ बनाया। पितृवंशिकता में क्या होता है, पिता की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब जो उसका सबसे बड़ा पुत्र होता है, उसकी संपत्ति का अधिकारी माना जाता है।
यदि किसी राजा का पुत्र होता तो वह उसका सिंहासन का उत्तराधिकारी माना जाता है। मतलब कि आम इंसान का पुत्र है तो वो उसकी संपत्ति का अधिकारी है, और यदि किसी राजा का पुत्र है, राजा की मृत्यु के बाद वो उसका राज सिंहासन का उत्तराधिकारी माना जाता था। 6वीं शताब्दी से पहले ज़्यादातर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली को ही मानते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता था, लेकिन अगर कभी उसका पुत्र न हो तो उसका कोई दूसरा भाई उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। और अगर उसके घर में कोई पुरुष ना हो तो कई बार स्त्रियां भी उसकी उत्तराधिकारी बन जाती थी। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने वाकाटक राजनीति में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी, क्योंकि प्रभावती गुप्त का वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से विवाह हुआ था, और पितृवंशिकता के प्रति झुकाव राज परिवारों के लिए कोई नई बात नहीं थी। ऋग्वेद से पता लगता है कि ब्राह्मण और धनी वर्ग के लोग भी पितृवंशीय व्यवस्था में विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे समझ पितृवंशिकता। फिर उसके बाद हमारा अगला विषय है विवाह। ठीक है, विवाह के बारे में मैंने आपको बताया था कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था को विवाह कहा जाता है। विवाह एक स्वीकृत सामाजिक प्रणाली है जिसके अनुसार 2 या अधिक व्यक्ति परिवार की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब विवाह जो है क्यों किया जाता था उसके बारे में विभिन्न बातें बताई गई हैं कि विवाह का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य को लेकर विवाह की संस्था शुरू की गई थी। इसके उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, विवाह से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा, मनुष्य की लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति को मान्यता देते हैं। तीसरा, इससे बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। चौथा, यह समाज में परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करता है। पांचवा, इससे वंश परंपरा आगे बढ़ती है। दूसरी ओर हिंदू समाज में विवाह को एक सामाजिक समझौता न मानकर धार्मिक संस्कार माना जाता है, इसलिए इसको संपन्न करवाना आवश्यक माना जाता है। ठीक है। फिर है विवाह के प्रकार। कितने प्रकार के विवाह समाज में उस समय प्रचलित थे। ठीक है। एक विवाह में क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति एक समय में एक स्त्री से विवाह करवाता है। इसमें पति पत्नी के संबंध स्थायी और गहरे होते हैं। बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से होता है, उन्हें पूर्ण सहयोग मिलता है। पति पत्नी एक दूसरे से तालमेल बनाकर रहते हैं, जिससे झगड़े कम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई बार क्या होता है कि इस विवाह के द्वारा, मतलब एक विवाह के द्वारा कई बार मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसका कारण क्या है कि जैसे पति या पत्नी के बीमार होने पर घर के कार्य रुक जाते हैं। अगर एक उसमें से व्यक्ति, चाहे पति चाहे पत्नी, अगर बीमार हो गए तो एक के द्वारा सारे काम नहीं किए जाते। ना तो बाहर से धन कमाया जा सकता है, ना घर के कार्य होते हैं, ना ही बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन फिर भी सभ्य समाजों में एक विवाह प्रणाली ही अधिक प्रचलित है। दूसरा है भ्रातृ बहुपति विवाह। इस प्रथा में स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं। बच्चे का पिता सबसे बड़े भाई को माना जाता है। अगले बच्चों के पिता का निर्धारण भी इसी क्रम से किया जाता है। बड़े भाई की आज्ञा के बिना उसके छोटे भाई अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकते। यदि कोई छोटा भाई किसी अन्य से शादी कर लेता है तो उसकी पत्नी भी सभी की पत्नी मानी जाती है। यदि संबंधित भाई पति पर केवल अपना अधिकार समझता है तो उसे संतान से वंचित कर दिया जाता था। तीसरा है गैर भ्रातृ बहुपति विवाह। गैर भ्रातृ बहुपति विवाह में क्या होता है, स्त्री के सभी पति सगे भाई नहीं होते, वे अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। स्त्री प्रत्येक पति के पास कुछ कुछ समय के लिए रहती है। यह उसके पति की संख्या पर निर्भर करती है कि उसके कितने पति हैं। जिस समय एक स्त्री एक पति के पास रह रही होती है उस समय दूसरा पति उसके पास नहीं आ सकता। बच्चा पैदा होने की स्थिति में कोई भी पति उसका पिता बन सकता है। ऐसा करने के लिए जो उसका पिता बनना चाहता है
उसको जब वह स्त्री गर्भवती हो तो एक धनुष देकर उसको इसका आग्रह करना होता है, तब वो उसका पिता कहलाता है। चौथा है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी प्रथा भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। राजा और राज्य के अन्य बड़े बड़े सरदार अनेक पत्नियां रखते थे। राजा की प्रतिष्ठा का अनुमान इस बात से लगाया जाता था कि उसकी कितनी पत्नियां हैं। मध्यकाल में मुसलमानों ने भी इस प्रथा को जारी रखा। बड़े परिवारों की इच्छा के कारण विवाह में इस प्रथा को अपनाया गया था, बहुपत्नी विवाह प्रणाली को। इस प्रथा के कारण कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके कारण समाज में स्त्रियों को निम्न दर्जा प्राप्त हुआ। उनका पहले वाला सम्मान नहीं रहा, बल्कि अब उनका सम्मान कम हो गया। अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करवाना पड़ता था। अंतर्विवाह के गुणों को कहा जाता है कि इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है, इससे समूह में एकता कायम होती है, इसके कारण समूह की संपत्ति सुरक्षित रहती है, जाति समूह की संख्या में वृद्धि होती है, स्त्रियां अधिक प्रसन्न रहती हैं क्योंकि अपनी ही संस्कृति में उनका तालमेल आसानी से हो जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इसके कारण जातिवाद की भावना को प्रोत्साहन मिलता है और सामाजिक प्रकृति के मार्ग में भी रुकावट उत्पन्न होती है। फिर है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह में क्या होता है कि सब अपने गोत्र गांव से बाहर विवाह संबंध स्थापित करें तो उसे बहिर्विवाह कहते हैं। एक ही गोत्र या गांव के स्त्री पुरुष भाई बहन माने जाते हैं, लेकिन इसमें विवाह संबंधों को सही नहीं माना जाता। अपने ही सगे संबंधियों में या अपने ही गोत्र या गांव में विवाह संबंधों को सही नहीं माना जाता। दूसरे गोत्रों में या दूसरे गांव में विवाह करना सही माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि यह प्रगतिवाद का सूचक है। इससे विभिन्न समूहों में संपर्क बढ़ता है और जैविकीय दृष्टि से भी इस विवाह को अच्छा माना जाता है। बहिर्विवाह के कारण अनेक समूहों में प्रेम बढ़ता है, राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है, लेकिन इसका एक अवगुण है कि वर वधू मतलब स्त्री पुरुष को एक दूसरे के विचारों को जानने में बहुत लंबा समय लग जाता है और इस समय के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह हिंदू विवाह का वह नियम है जिसके अनुसार ऊंची जाति के पुरुष नीची जाति की लड़कियों के साथ विवाह करते हैं। लड़का ऊंची जाति का है और लड़की निम्न जाति से संबंधित है। इसे अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्गों की लड़कियों का विवाह कर सकता था। जैसे एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग की लड़कियों से विवाह करवा सकता था। इस विवाह का मुख्य कारण था कि नीची जातियों के द्वारा ऊंची जाति में विवाह को गौरवशाली माना जाता था। अगर नीची जाति की लड़की का ऊंची जाति में विवाह से उसे गौरवशाली माना जाता था। इससे उनका समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता था। ठीक है। फिर है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, नीची जाति का पुरुष ऊंची जाति की स्त्रियों के साथ विवाह करे तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। मनुस्मृति के रचयिता मनु महाराज ने इस प्रकार के विवाहों का घोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से विवाह संतान अछूत मानी जाती हैं। उसने ब्राह्मण, स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न संतान को चंडाल का नाम दिया। इस प्रकार के विवाहों को सदा हीन दृष्टि से देखा जाता था और ऐसे विवाह से पैदा हुई संतान माता अथवा पिता किसी के वंश का नाम धारण नहीं कर सकती थी और उन्हें चंडाल कहा जाता था। ये 8 प्रकार के विवाह उस समय समाज में प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त भी विवाह के प्राचीन प्रकार बताए गए हैं। ब्राह्मणों के लिए आचार संहिताएं बनाई गई थी जिसके लिए ब्राह्मणों को पालन करना आवश्यक था और बाकी समाज से भी आशा की जाती थी कि वे इसका अनुसरण करें। ये हमारे धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में लिखा गया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसमें 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से प्रथम 4 विवाहों को उत्तम माना जाता था और अंतिम 4 प्रकार के विवाहों की आलोचना की जाती थी। अब ये कौन कौन से विवाह थे? सबसे पहला ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह को सभी विवाहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ये ब्रह्म रीति के अनुसार किया जाता था।
इस विवाह में लड़की का पिता योग्य, वेदों का ज्ञान रखने वाला और उच्च चरित्र वाला वर ढूंढता था या उसका चयन करता था, उसे आमंत्रित करता था अपने घर और उसके पश्चात अपनी पुत्री को वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करके कन्यादान करता था। इस विवाह को सबसे पवित्र माना जाता था और विवाह का यह रूप आज भी समाज में प्रचलित है। दूसरा है देव विवाह। प्राचीन काल में भारतीय समाज में यज्ञों पर विशेष बल दिया जाता था। यज्ञों को देवताओं का आशीर्वाद और खुशहाली प्राप्त करने के लिए किया जाता था। जिस पुरोहित की देखरेख में यज्ञ किया जाता था उसे बहुत पवित्र समझा जाता था, तो इसलिए पिता अपनी कन्या को वस्त्रों एवं गहनों से सजाकर उस पुरोहित के साथ विवाह करवा देता था। क्योंकि यज्ञ का अनुष्ठान देवताओं के लिए होता था, इसलिए इसे देव विवाह की संज्ञा दी गई या नाम दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आया आर्ष विवाह। तीसरा, आर्ष विवाह। प्राचीन काल में भारतीय समाज में ऋषि और मुनियों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जब कोई ऋषि किसी लड़की के पिता को एक गाय या एक जोड़ी बैल भेंट में देता था, तो यह समझा जाता था कि अब उस ऋषि ने विवाह करने का निर्णय ले लिया है। इसलिए उस लड़की का पिता उसका विवाह उस ऋषि से कर देता था। और ऋषि के द्वारा जो भेंट दी गई थी वो लड़की का मूल्य नहीं होता था, बल्कि लड़की के पिता के प्रति सम्मान माना जाता था। ऋषियों से संबंधित होने के कारण इस विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता था। चौथा है प्रजापत्य विवाह। ठीक है। इस प्रकार के विवाह में ब्रह्म विवाह के समान ही पिता अपनी कन्या का कन्यादान करता है। इसमें अंतर केवल ये है कि कन्या का पिता वर वधू को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो। इसके बाद धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह करवा दिया जाता था। असुर विवाह। जब कन्या का विवाह करने के बदले में वर पक्ष से कुछ धन लेता था तो वह असुर विवाह कहलाता था। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह था। इसमें कन्या और पुरुष माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह करवा लेते थे। राक्षस विवाह। शक्ति के द्वारा कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करवाना राक्षस विवाह कहलाता था। पैशाच विवाह। पैशाच विवाह को अधम विवाह कहा जाता था। इसमें जब कोई पुरुष किसी सोई हुई लड़की या नशे में उन्मत्त या मानसिक रूप से असंतुलित लड़की का अपहरण करके ले जाता था, उससे विवाह करवा लेता था, तो उसे पिशाच विवाह कहा जाता था। तो ये जो चार अंतिम विवाह हैं, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह, इन विवाहों को समाज में मान्यता नहीं दी जाती थी। इनकी आलोचना की जाती थी और हीन दृष्टि से इनको देखा जाता था। ठीक है। ये हो गए विवाह किस प्रकार के थे और किस प्रकार का इनका प्रचलन था। फिर उसके बाद है समाज में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी। अगला विषय हमारा है वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी। ठीक है। धर्मसूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार समाज में 4 वर्ण थे। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था में समाज के कार्यों को इन वर्णों में बांटा गया था। इसका उद्देश्य समाज के सभी कार्यों को सही ढंग से चलाना था। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में चारों वर्णों के लिए अलग अलग आजीविका दी गई है, अलग अलग नियम दिए गए हैं और इन नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक था। सबसे पहला वर्ण हमारा है ब्राह्मण और उनके कार्य। ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था, उन्हें देवता समझा जाता था। पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिए गए हैं। उनके प्रमुख कार्य हैं यज्ञ करना और करवाना, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना, दान देना और लेना, शासकों को परामर्श देना। ब्राह्मणों के बिना कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा समझा जाता था। लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान देते थे और समाज में ब्राह्मणों को विशेष सम्मान दिया जाता था। फिर दूसरा है क्षत्रिय और उनके कार्य। वर्ण व्यवस्था में दूसरा स्थान क्षत्रियों को प्राप्त था। क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई मानी जाती है। उसके प्रमुख कार्य राज्य का शासन,
रक्षा और संचालन करना था। राजा क्षत्रिय वर्ग से होता था। वे ब्राह्मण की सलाह से राज के सारे कार्य करता था। दंड व्यवस्था को लागू करता था। इसके अतिरिक्त अपने साम्राज्य की सुरक्षा करता था। किसी भी आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा करता था। धर्मशास्त्रों में क्षत्रियों को ब्राह्मणों का आदर करने और विलासी जीवन से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। तीसरा है वैश्य और उनके कार्य। वैश्यों को वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान दिया गया है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघा से हुई बताई जाती है। वैश्यों के प्रमुख कार्य थे वेदों का अध्ययन करना, दान देना, यज्ञ करना, कृषि करना, व्यापार करना और ब्याज पर ऋण देना। वैश्य अगर आवश्यकता पड़े तो दूसरे वर्णों के व्यवसाय को भी अपना सकता था। शूद्र और उनके कार्य। चौथा जो वर्ण है वो शूद्र हैं और उनके कार्य क्या थे? शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई मानी जाती है। जो स्थिति शरीर में पैरों की है वही प्राचीन काल में भारतीय समाज में शूद्रों की मानी जाती थी। समाज की सेवा का सारा भार उन पर ही होता था। उनका प्रमुख कर्तव्य था ऊपर तीनों वर्णों की सेवा करना। उसे कोई भी धार्मिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं था। उच्च वर्ग के लोग शूद्रों पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। उनको वेद पढ़ने और सुनने का कोई अधिकार नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने अन्य कई कामों को भी अपना लिया था, जैसे बढ़ईगिरी, चित्रकारी, पच्चीकारी, रंगसाजी। ये व्यवसाय उन्होंने अपना लिए थे। महाभारत में बताया गया है कि शूद्रों को शिल्प, कृषि और पशुपालन के व्यवसाय अपनाने का भी अधिकार दे दिया गया था। ब्राह्मणों के द्वारा इन नियमों का पालन करने पर विशेष बल दिया गया। इनका पालन करवाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है। दैवीय व्यवस्था से अभिप्राय क्या है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो इंसानों के द्वारा नहीं बनाई गई या ब्राह्मणों के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, इसलिए उसे दैवीय व्यवस्था या दैवीय परंपरा कहा गया। उन्होंने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की गई है। जैसा उन्होंने बताया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा जी की जंघाओं से वैश्य और ब्रह्मा जी के पांवों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है और उसी प्रकार से उनको कार्य सौंपे गए हैं। जैसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई है तो उनको मुख से करने वाले कार्य जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, हवन यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण करना, लोगों को ज्ञान देना, इन ग्रंथों में क्या लिखा गया है, सब मुख से होने वाले कार्य उनको दिए गए। क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है तो भुजाओं से करने वाले कार्य दिए गए। क्षत्रिय राजा हैं, राजा अपना साम्राज्य जो है उसका संचालन करेगा, सेना का संचालन करेगा, शत्रुओं के साथ युद्ध करेगा, शस्त्र चलाएगा, साम्राज्य की सुरक्षा करेगा। तीसरे वैश्य हैं। वैश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जंघाओं से हुई है तो जंघाओं से, पैरों से चलने वाले काम जो उनको दिए गए, कृषि करना, व्यापार करना, व्यवसाय करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, धन कमाना, तो ये दिए गए हैं। और शूद्र जिनकी पाँवों से उत्पत्ति गई है, तो जैसे बताया शरीर में सबसे निम्न स्थान पाँव का है, तो शूद्रों का भी निम्न स्थान है। शरीर में जैसे पाँव पूरे शरीर का बोझ ढोते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वैसे ही शूद्रों का भी काम ऊपर की तीनों जो वर्ण हैं उनकी सेवा करना है। इसके अतिरिक्त वे शासकों को भी उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्यों में लागू करवाएं। और तीसरा, उन्होंने लोगों को भी ये विश्वास दिलाया कि उनका दर्जा जन्म पर आधारित है, इसलिए इसका उल्लंघन करना अपराध और पाप माना जाएगा। अनेक उस समय ऐसी बातें प्रचलित थी या कहानियां प्रचलित थी जिसमें वर्ण व्यवस्था को जरूरी माना गया और सभी को उसका पालन करना आवश्यक बताया गया। ये हैं आपके कुछ प्रमुख विषय तीसरे पाठ के जो आज हमने किए। धन्यवाद।